everyone, I am Ansh and welcome back to my YouTube channel that is Glam Study with Activities. So friends, आज के इस वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करने वाले हैं ज्योग्राफी का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जैसे कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। और ये है पार्ट 2। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है, लिंक आई बटन में है, जल्दी से जाओ देखो, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने गिवन है, ठीक है। और हाँ, एक और बात जो मैं आपको हर बार बताता ही हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वारी हो रिलेटेड एनी चैप्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट एनी क्लास, सो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में हम पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटेड द हाई बिल्डिंग्स ऑफ सिटीज़ एंड द वार्म एयर्स वगैरह, ये वाला हमारा हो गया था टॉपिक। टेम्परेचर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम आज अपना टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, मतलब कंटिन्यू नहीं, दैट इज़ एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर थोड़ा सा नेम से हमें पता लग रहा है कि एयर प्रेशर मतलब एयर का जो प्रेशर होता है उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। जब एयर का एक तरह से एक चीज़ पर प्रेशर पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आती है, उसको हम ब्लोइंग एयर, तो हम विंड बोलते हैं। ओके, so you all will be surprised to know that air above us presses up with a great force on our body. However, we don't even feel this because the air pressure also forms the directions to our body excreted at एयर प्रेशर। मतलब हमारी जो बॉडी है उसके आसपास, मतलब हमारी बॉडी पे भी जब एयर प्रेशर मतलब आता है तो हमें भी मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से आता है एयर प्रेशर, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है तो हमें फील नहीं होता, बिकॉज वो साइड से निकल के चला जाता है, या तो बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी स्लिम है और जिसके कारण वो हमारा फील इतनी आसानी से नहीं होता। और अगर ज़्यादा तेज़ होगा तो ऑफकोर्स फील ही होगा, पर फील तो होता है, पर इतना ज़्यादा हमें मतलब वो नहीं कर पाता। उसके बाद एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सटेंडेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। और ये जो एयर प्रेशर है वो एक्सपेंड मतलब इस चीज़ से बताया गया है कि जो एयर का प्रेशर है विंड वे और वेट है जो एयर का, कुछ लोग हमने पहले भी पढ़ा था, एक क्वेरी थी कि एयर में प्रेशर होता है या फिर नहीं होता है। एयर में प्रेशर नहीं, वेट होता है या नहीं होता है। वेट एयर में होता है, जो हमने इन्फ्लेटेड बैलून से किया था। एक बैलून ऐसा था जिसके अंदर हमने एयर भरी थी, और एक बैलून ऐसा था जो बिल्कुल एम्प्टी था, मतलब उसके अंदर हमने एयर नहीं भरी थी। और जब हमने उन दोनों का वेट लिया था तो दोनों का वेट डिफरेंट आया था, जिसमें भी मतलब काफ़ी तो नहीं पर फ़र्क था, ठीक है। उसके बाद है और एज वी ग्रुप अप द लेयर ऑफ एटमोसफेयर, जैसे कि हमने लेयर्स डिफरेंट पढ़ी है, और जो प्रेशर है वो फॉल्स रैपिडली, और अलग अलग लेयर्स में अलग अलग है। जैसे प्रेशर किसी में जल्दी से बढ़ जाता है, किसी में मतलब जल्दी से नहीं बढ़ पाता, तो मतलब अलग अलग लेयर्स का अलग अलग वो है, मतलब कंडीशंस हैं। और जो एयर है प्रेशर हाईएस्ट एट द सी लेवल, और सी लेवल की टाइट सबसे ज़्यादा हाई है और डिक्रीजेज विद हाइट, और जितना ज़्यादा हाइट पर जाते हैं हमारा एयर प्रेशर कम होता जाता है। और हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर एज इन्फ्लुएटेड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द गिवन प्लेस। और जो एयर प्रेशर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट उस पर भी करता है कि एयर प्रेशर का मतलब एयर का मतलब टेम्परेचर क्या है, मतलब वो कितनी गर्म एयर है। गर्म होगी तो ऊपर की साइड ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और मतलब ऊपर की साइड ज़्यादा होगी वो एयर गर्म, क्योंकि वो लाइट होती है, राइट। और इन द एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज़ हाई बट एयर गेट्स हीटेड एंड राइसेस, and this enters is low pressure areas, or low pressure areas is associated with cloudy skies and wet weather। और यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि जो दिस कॉन्टेक्ट है, जो लो प्रेशर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो लो प्रेशर होता है एरिया का, वहाँ पे मतलब जो वेदर है मोस्टली क्लाउडी रहता है स्काइज़ में, और वेट वेदर हो जाता है। वेट वेदर मतलब थोड़ा मतलब ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है, यहाँ पे एयर का प्रेशर लो होता है। ओके, सो इसके बाद ऐसे ही हैं इन द एरियाज हैविंग द लोअर टेम्परेचर, और जहाँ पे लोअर टेम्परेचर होता है तो एयर इज़ कोल्ड। जहाँ पे लोअर टेम्परेचर होगा मतलब हवा भी ठंडी होगी वहाँ की, और इट्स हैवी, और ठंडी हवा हमेशा भारी होती है। और heavy air sinks and creates a high pressure area,
और जो हैवी एरियाज़ में होता है मतलब क्रिएट्स हाई प्रेशर, मतलब वहाँ पे प्रेशर जो होता है एरिया का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि वो हाई होते हैं। देखो जितने गर्म इलाका होगा मतलब गर्म एरिया होगा, हॉट एरिया होगा, जैसा आप देखो मुंबई की साइड होगा जो मतलब गुजरात से साइड, राजस्थान की साइड देख लो, और वहाँ पे हमेशा मतलब एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रहेगा, लो रहता है वहाँ पे एयर प्रेशर, क्योंकि वहाँ की मतलब जो हवा है वो गर्म रहती है और वो गर्म हवा ऊपर की साइड जाती है और हम तो नीचे की साइड है ना, डेट्स वाई वहाँ पे प्रेशर जो है एरिया एयर का वो कम रहेगा। और आप जम्मू कश्मीर की साइड जाओ वहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा भारी होती है तो वो नीचे नीचे ही रहती है, तो वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है और हैवी एटमॉस्फेयर बताया गया है। उसके बाद द एयर ऑलवेज मूव्स एट द, और जो एयर होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। एयर की एक प्रॉपर्टी समझ लो या फिर जो चाहो वो समझ लो कि एयर जो होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज़ की तरफ मूव करता है। उसके बाद हमारा एक और डू यू नो वाला पार्ट आ जाता है। पहले हम ये वाला पढ़ेंगे, एयर प्रेशर की बराबर में है जो ऑन द मून देयर इज़ नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर। मून में ना तो एयर है तो एयर नहीं है तो एयर का प्रेशर कैसे होगा। एंड एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर special protective space suits filled with air when they go to moon. If they not wear the space suits, the counter pressure extends by the body of the astronauts would make the blood vessels burst and the astronauts will bleed. हाँ मतलब यहाँ पे बताया गया है कि मून पे एयर नहीं है इसलिए एयर प्रेशर भी नहीं है, जिसके कारण एयर प्रेशर से थोड़ा सी हेल्प मिल जाती है हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स में ब्लड वगैरह मूव करने के लिए। ओके तो अगर वे ऐसे नहीं मतलब एस्ट्रोनॉट सूट्स वगैरह नहीं पहनेंगे तो उनके जो वेसल्स होती है वो फट सकती हैं प्रेशर की वजह से, क्योंकि फिर एक बहुत सारा खून एक ही जगह से इकट्ठा हो जाएगा और वो फिर वहाँ से नस फट सकती है, जिसके कारण वे मतलब उनके डाई भी हो सकते हैं, हमें वे डेथ भी हो सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डू यू नो वाला पोर्शन है जो कि विंड से रिलेटेड है, जिसमें लिखा है कि जो विंड है वो नेम हुई थी उसके मतलब उसके बाद जब डायरेक्शंस भी हो गई थी फ्रॉम से इट ब्लोज, मतलब किस जगह से वो ब्लो करती है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे दैट द विंड ब्लोइंग फ्रॉम ई वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टली। ओके सो इसी तरह से हमारे जो वो है फॉर्म हुई थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विंड। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ब्लोइंग एयर है हम उसको विंड बोलते हैं, और यहीं पर सेम मैनर में यहाँ पे हमें डेफिनेशन भी दी गई है। जो मूवमेंट ऑफ विंग है जो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाते हैं उसे हम विंड बोलते हैं। ओके और यहाँ पे यू कैन सी विंड at its blows leaves at the movement of roots and the swing roads। मतलब यहीं पे ये लिखा है कि बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पे कि मतलब कैसे विंड वगैरह वो होती है। एंड समटाइम्स व्हेन वी ब्लिंक बोट्स जेंटली यू कैन एवर सी इट्स ब्लोइंग ऑलवेज स्मोक और फायर डस्ट। और जो विंड होती है मतलब हवा जब चलती है तो वो इतनी पावरफुल होती है, उसका प्रेशर इतना होता है कि वो अपने साथ पार्टिकल्स को भी उठा लेती है। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे छोटे मतलब फाइन पार्टिकल्स होते हैं जैसे रेत वगैरह, ऐसे मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें भी मतलब वो उड़ा लेती है, राइट। और स्मोक्स वगैरह होती है। उसके बाद है एट अ टाइम व्हेन वी स्ट्रॉन्ग डिफिकल्टी टू वॉक अगेंस्ट इट। और समटाइम इतना ज़्यादा मतलब होता है मतलब अगर हम अपोजिट डायरेक्शन से मतलब विंड तो चल रही है ऐसे चल रही है और जो हमारा मतलब सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस एक्चुअली हमारे घर के बराबर में थोड़ा वैसा वर्क चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा हो रहा है कंस्ट्रक्शन वगैरह का। और आप अगर यहाँ पे चल रहे हो तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी चलने में, क्योंकि एयर जो प्रेशर है वो पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ से उस वक्त अगर आएगी, ठीक है। और आपको एक्सपीरियंस ये ज़रूर करना चाहिए कि जब कोई विंडी हुए होता है मतलब जब बारिश वगैरह का समय होता है, अगर आप किसी पुल ब्रिज वगैरह पे जाते हो जो ऊंचाई मतलब ऐसा हो थोड़ा,
और आपका जो अम्ब्रेला होगा वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, वो ऊपर की साइड से खुल जाएगा। मेरे साथ भी हुआ था एक बार, जब मैं एक्टिवा पे जा रहा था और मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मेरा अम्ब्रेला पीछे को ओपन हो गया, मुझे पता नहीं चला क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने के लिए। आई थिंक ये अदर एग्जाम्पल्स भी होते हैं ऐसे ही। उसके बाद है प्रॉब्लम्स दैट यू विंड कैन हार्डली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। और जो विंड्स है उसके भी 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है परमानेंट विंड्स, मतलब जो विंड्स परमानेंटली चलती है, द ट्रेड विंड्स, द वाइल्ड एंड द अर्लियर आर द परमानेंट विंड्स। ओके, और दीज ब्लोज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर। और ये परमानेंट विंड्स होती है नॉर्मल विंड्स जो हमारी लगभग पूरे साल ही चलती हैं। दीज आर नॉन एज परमानेंट विंड्स। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट विंड आता है सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स में क्या होता है, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन टू डिफरेंट सीजन्स। और ये ना अपने सीज़न के हिसाब से चेंज करती है, जैसे हमारा सीज़न चेंज होता है। और इसका नाम भी है सीजनल विंड्स, तो इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद है लोकल विंड्स। अब लोकल विंड्स क्या होता है, लोकल विंड्स से थोड़ा सा पता चल रहा है जो लोकल एरियाज में चलती हैं। दी जो ब्लो होती हैं वो ओनली पर्टिकुलर एरिया, एक तरह के पर्टिकुलर पीरियड डे के में चलती है इन स्मॉल एरियाज। ठीक है, फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज, और लैंड एंड सी ब्रीज भी इसके एग्जांपल हैं। और डू यू रिकॉल दैट हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न, और ऐसे ही मतलब हॉट एंड ड्राई विंड्स नॉर्दर्न एरिया के, मतलब ये सब इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद साइक्लोन नजरती है कि मतलब एक तरह से पैरा है ये हमारे मतलब बुक में, अगर आप इसे चाहो तो रीड कर सकते हो। फिलहाल हम इसको नहीं रीड कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है इसके, क्योंकि आप देखो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज मॉइस्चर। अब मॉइस्चर क्या होता है, हिंदी में आप इसको नमी बोल सकते हो। मॉइस्चर क्या होता है, वाटर वेपर्स एक्सपेल्ड फ्रॉम द लैंड एट द डिफरेंट वाटर बॉडीज, इट बिकम वाटर वेपर्स। और द मॉइस्चर इन एयर इन एनी टाइम इज नॉन एज ह्यूमिडिटी, राइट। और ह्यूमिडिटी भी हम बोलते हैं इसको, जब मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, मतलब जिस भी फॉर्म में होगा। ओके, व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर्स वी कॉल इट्स humid day. Okay, and as an air and it's get warmer at capacity, the whole water vapors increases and so become more and more humid. On the humid day and the clothes longer to dry, and sweat from bodies doesn't evaporate easily and making us to feel very uncomfortable. और जो ह्यूमिड डे होता है मतलब थोड़ा चिपचिप सी हो जाती है, मतलब पूरे शरीर में मतलब एक तरह से पसीना टाइप आ जाता है, तो वो पसीना भी इवेपोरेट नहीं हो पाता उसी ठंड की मतलब उसी मॉइस्चर वगैरह की वजह से, और हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। ऐसे सिचुएशन में मैं पसंद करता हूँ एसी में बैठना, क्योंकि एसी एक इसका होता है, क्योंकि कूलर्स वगैरह सब फेल हो जाते हैं इसके आगे, सिर्फ एसी ही काम करता है। उसके बाद है व्हेन द वाटर वेपर्स राइजेस एफ स्टार्ट्स कूलिंग। और जब जैसे ही वाटर वेपर्स ठंडे हो जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वाटर वेपर्स क्या करते हैं, कॉन्डेंस करते हैं और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर की रेन हो जाती है। और क्लाउड जस्ट मासेस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ बिकम टू हैवी, और जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं फ्लोट, एंड देन they will be down to be as precipitation. Okay, उसके बाद है जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव्स अ वाइल्ड ट्रेल बिहाइंड देम। और हाँ, और आपने देखा भी होगा जब जेट प्लेन्स होते हैं, मतलब जेट प्लेन्स होंगे जो प्लेन्स बहुत ही तेज़ रफ्तार से जाते हैं, उनको हम जेट प्लेन्स बोलते हैं। और उनके पीछे मतलब बहुत ही तेज़ मतलब लाइन सी बनती हुई जाती है। अगर आपने स्काई में देखा होगा तो धुएं टाइप की जहाँ जहाँ वे जाते हैं, मतलब जिस लाइन में वो जाते हैं वहाँ वहाँ अपने पीछे लाइन छोड़ जाते हैं, उनको हम जेट प्लेन्स बोलते हैं। और वो जो होता है व्हीट वाइट टेल होता है बिहाइंड देम, और वाइट कलर के ट्रेल से छोड़ के चले जाते हैं। और जो मॉइस्चर होता है एंडिंग, और मॉइस्चर की वजह से वो दोबारा मतलब हट जाता है। एंड द सी ट्रेल्स ऑफ द कंटेंट्स आर मिक्सचर फॉर सम टाइम एंड दे नो देयर मूवमेंट टू बी डिस्टर्ब। और कुछ समय के लिए वहाँ पे एयर नहीं आती, और जैसी एयर आती है वो डिस्टर्ब होने के बाद वो सब कुछ हट जाता है, जैसा पहले था वैसा हो जाता है। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन दैट्स कम आउट ऑन द अर्थ अदर लिक्विड फॉर्म कॉल्ड रेन। और जब प्रेसिपिटेशन हमारे अर्थ पर लिक्विड फॉर्म में आती है हम उसको बोलते हैं रेन।
and most of the ground water comes फ्रॉम रेन वाटर, और जो ग्राउंड के अंदर वाटर है वो भी रेन वाटर से ही आता है, तो उसको हम वाटर लेवल बोलते हैं और ग्राउंड टेबल भी बोलते हैं हम उसको। ओके, उसके बाद है प्लांट्स हेल्प प्रेजेंस वाटर, प्लांट्स के बाद प्रेजेंस वाटर ऑलरेडी होता है, एंड व्हेन द ट्रीज आर द हिल साइड्स एंड द रेनफॉल flows down under behind the mountains and causes the flood of lowing areas। और ऐसे ही मतलब शाकुंबर वगैरह एरिया में इसी कारण से फ्लड आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स एरिया है, मतलब चारों तरफ से माउंटेन से घिरा है, तो बीच वाला एरिया है वहाँ पे सारी रेन एक साथ इकट्ठी हो जाती है, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, राइट। और ऐसे ही होता है लाइंग एरियाज में भी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैकेनिकल मैकेनिज्म देयर वाज द टाइप्स ऑफ रेनफॉल, और यहाँ पे भी टाइप्स ऑफ रेनफॉल है किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 तरह की रेनफॉल होती है। फर्स्ट दैट इज कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, और ये दूसरी है ओरोग्राफिक रेनफॉल, और थर्ड है साइक्लोनिक रेनफॉल। सो ठीक है, अभी हम इनके बारे में ब्रीफ में नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, सो अब हमारा आते हैं रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ब्रिंग फ्रेश टू बी द अर्थ surface। if the rainfall is laying variety society of the drought occurred, and on that situation no living organism will be able to live at all, no, and on the other hand if more than the flood। मतलब हमारे स्कूल में पहले ही बताया जाता था कि बाढ़ और ये फ्लड होते हैं, मतलब सूखा बाढ़ और सूखा पड़ जाना एक ही सिक्के के दोनों हेड एंड टेल है। अगर ज़्यादा आ जाता है तो हेड तक मतलब वो बढ़ जाता है, हेड तक बढ़ जाता है अगर ज़्यादा बारिश आ जाती है, और अगर कम आती है तो टेल तक भी नहीं रहता। ओके, ये ऐसे हमें बताया करते थे हमारे टीचर्स जब हम बहुत छोटे थे, और ये एग्ज़ाम्पल मुझे आज भी याद है, और मुझे आज भी ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि है एक ही कॉइन के 2 चीज़, हेड एंड टेल। जब ज़्यादा बारिश आती है तो हेड तक भर जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है, और जैसे उसमें टेल तक भी नहीं बचता। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइजेज कर लेते हैं इसकी, या फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करें। चलो इसी वीडियो में कर देते हैं, 5 मिनट भी लगेंगे, फिर आपको दूसरी वीडियो ओपन करनी पड़ेगी। चलो ये क्वेश्चन आंसर्स तो आप कॉपी में अपने आप ही कर लोगे। आई थिंक आपको नोट्स मिल जाएंगे बाय योर स्कूल टीचर्स। अगर आपको चाहिए हो तो बता देना, मैं बना दूंगा मेरे पास, मतलब बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको चाहिए हो तो बता देना। Take the correct answer comment section, okay, and take the correct answer। Okay, so which of the following gases protects us from the harmful ultraviolet of the rays? So what should be the answer of this? I want to ask first from you and then I will tell the answer। What should the correct answer? आपको पता है ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, और ओजोन लेयर के अंदर कौन सी गैस होती है, ओजोन गैस। सो द राइट वन आंसर इज दिस। ये कैसे करूँ, चलो ऐसे में टिक लगा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा दिस इज बेटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारे मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब सारे जो फंडामेंटल सब कुछ हो, मतलब जो भी होता है, मतलब वेदर कंडीशंस तो और सब कुछ यहीं पे अगर होता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद थर्ड है हमारा दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। कौन से उसमें क्लाउड्स नहीं होते हैं, प्लीज़ आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट आंसर था ओजोन। मुझसे सॉरी, वो पता नहीं कॉल आ गया था किसी का, और इसका आंसर है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि यही हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है। और जो लेयर हमारी फ्री फ्रॉम गैसेस मतलब क्लाउड्स होती है, वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि वो उसके ऊपर होती है, तो उसमें मतलब गैसेस वगैरह नहीं होती है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है दैट इज़
एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर द प्रेशर, जब जो प्रेशर है वो बढ़ता है या फिर घटता है, सो हमारा यहाँ पे आंसर होगा दैट इज प्रेशर घट जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा प्रेशर घट जाता है, हमारा नहीं विंड का। उसके बाद फिर है व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, हमने अभी भी पढ़ा था, दैट इज रेन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग, और इसके लिए तो हमें पेनिंग यूज़ करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट है हमारा ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स कहाँ पे हमें क्या बोलते हैं इनको, दैट इज नोन एज परमानेंट विंड्स। ट्रेड विंड्स को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड्स, ठीक है। उसके बाद है लू। लू क्या होता है, लू को हम क्या बोलते हैं, लोकल विंड्स। ओके, लू लोकल विंड्स। उसके बाद है दैट इज, एक मिनट रुक जाओ, ये सेकंड वाला, हाँ इससे मैच हुआ, ये सेकंड वाला है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ। उसके बाद है मानसून। मानसून क्या होता है, मानसून को हम सीजनल विंड्स बोलते हैं एज यू ओन नोट्स। और उसके बाद है विंड। विंड क्या होता है, विंड होता है हॉरिजॉन्टली मूवमेंट, मतलब हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होता है जो विंड का, उसको हम बोलते हैं विंड। ओके, सो मैचिंग है ये। अकॉर्डिंग टू नंबर्स बता देता हूँ। फर्स्ट वाला ब्लैंक रहेगा, फर्स्ट वाला किसी में नहीं आएगा, ये हमें एक्स्ट्रा गिवन है फॉर कंफ्यूजिंग। उसके बाद जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बी वाला है, बी वाला वो हमारा थर्ड से मैच होगा, और सी वाला हमें फोर्थ से मैच होगा। डी वाला भी हमें कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है। उसके बाद हमारा जो ई वाला है वो भी हमारा फर्स्ट से मैच होगा ट्रेड विंड से, और जो ये एफ वाला है लोकल विंड्स, ये होगा मैच सेकंड वाले से, ठीक है। सो ये गिव रीजन्स एक्सरसाइज वर्ड्स हैं और ये एक्टिविटी हैं, आप कर सकते हो इफ़ यू वांट। एंड अगर कोई करेगा तो प्लीज़ मुझे बता देना या फिर मेरी ईमेल पे सेंड कर देना। I want to also see that. Okay, so bye bye. Only this one for today. एंड अब तो स्कूल्स जाना है, मतलब कंफर्म हो गया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में बता दो, प्लीज़ बता दो ना। अरे एक्चुअली आई वांट टू जस्ट check out that how many students are feeling excited, because some students ऐसे हैं, ऐसे भी हैं हमारे स्कूल में, सबके स्कूल में 100% में से 20% बच्चे तो ऐसे होंगे ही, मतलब जो खुश नहीं होंगे बिकॉज ऑफ एग्ज़ामिनेशन। उन्हें स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें एग्ज़ामिनेशंस में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज वे ऑनलाइन एग्ज़ाम तो दे देते फुल मार्क्स का, पर जब टीचर के सामने बैठ के करेंगे तो हो गई ना, मतलब कम मार्क्स आएंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। दैट्स द नॉर्मल थिंग। ओके, and so bye bye, only this was for today, and keep supporting, thanks for watching, and yes, if you haven't subscribed Glam Study and Activities, that is our channel, so please subscribe it as soon as possible and the fastest, because you will get all the notifications of that. And now I'm just getting to complete my first 100 subscribers, so I am very happy for that, and thanks for your support and love. And I want to say that बस ये 100 सब्सक्राइबर्स तो जल्दी से पूरे होने वाले हैं। आई थिंक अगले 1 वीक तक मेरे हो जाएंगे 100 सब्सक्राइबर्स पहले पूरे, बिकॉज 70% नियर बाय तो मेरे हो गए हैं। और येस, और कीप सपोर्टिंग, अगर आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका लव मिलेगा, सो आई थिंक हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स और था 1K, एंड फिर 1 लाख तक हमारा चैनल जाएगा। एंड उसके बाद मैं एक्टिविटीज़ की भी वीडियो भी 1-2 दिन में जल्द डालूँगा। ओके, सो बाय बाय। जैसे कि हमारे चैनल का नेम है ग्लैम स्टडी विद एक्टिविटीज़, फिर थोड़ा स्पेसिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने हैश लगा लिया, बट उसका मीनिंग वही रहेगा, विद एक्टिविटीज़ मीन्स स्टडी के साथ साथ एडिशनल एक्टिविटीज़ भी, क्योंकि ओनली स्टडीज़ आर नॉट, मतलब स्टडीज़ ओनली स्टडीज़ तो थोड़ी सबको ही बोरिंग लगती है, पर उनके साथ अगर एक्टिविटीज़ उन्हें प्रैक्टिकली करें सो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, राइट।
सो डैट आई वांट कि सब रटे ना पढ़ाई को, एक तरह से इंटरेस्टिंग वे में ले। एंड सो दिस मच फॉर टुडे। मैं इसे 3 बार बोल चुका हूँ, ऐसे करूँगा तो बार बार कर बोलते ही रहूँगा। सो बाय बाय, नाउ फाइनल बाय, ओके।